Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. अगर आप पुरानी पिक्चरों के शौकीन रहे होंगे तो एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती ही डूबी वहां जहां पानी बहुत कम था। लेकिन हॉर्मुज में तो बहुत पानी है, बट उस पानी में रहने वाले जो सांप हैं उनको चाहे इस पानी में छोड़ दो चाहे उस पानी में, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। ईरान में और पाकिस्तान में क्या बातचीत हुई है ये तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन भारत के जो ऑयल टैंकर्स हैं, जहाज हैं, उन पर आक्रमण हो गया है और एक पर नहीं, दो जहाजों पर आक्रमण हुआ है। और यह ठीक उसके बाद हुआ है जब इस्लामाबाद में बैठकर ईरान शांति की वार्ता करता है, शांति की वार्ता फेल हो जाती है और उसके बाद पाकिस्तान दोबारा ईरान को भरोसा दिलाता है कि मैं अभी थका नहीं हूं, अभी टर्की जाऊंगा, मिस्र जाऊंगा, अजरबैजान जाऊंगा, लेकिन तेरा मसला सॉल्व कराऊंगा, मैं भागता रहूंगा, मेरी चप्पल घिसेंगी, तू टेंशन मत लेना। और इस बात से भावुक होकर भारत के टैंकरों पर अटैक कर दिया उसी ईरान ने जो अभी कुछ दिन पहले क्या बोलता था कि भारत हमारा मित्र है, जाएगा नहीं। अब समझ में आ रहा है क्या? अगर कुछ भी समझ में हल्का फुल्का भी आ रहा हो तो कमेंट में लिखना जरूर मेरे भाई। देखना आर्टिकल, यह शहबाज है और यह है ईरान का लीडर आगाची, जो अरागाची है। अरागाची वहां का डिफेंस मिनिस्टर है। वो कुछ टाइम पहले कहता है कि हॉर्मुज ओपन है, भारत के जहाजों को आज्ञा है जाने चाहिए। और जैसे ही भारत के जहाज, अभी दिखाऊंगा फोटो आपको, हॉर्मुज पर पहुंचते हैं, उन पर अटैक हो जाता है, गोलीबारी हो जाती है। बस उनके लिए एक चीज अच्छी ये हो गई कि कोई आदमी मरा नहीं है, हताहत नहीं हुआ है भारत का। अगर किसी आदमी को खरोच आती तो यह बहुत एस्केलेशन हो सकता था यहां पर, क्योंकि भारत ने भी अपने वॉरशिप भेज दिए हैं अपने सामान की सुरक्षा के लिए। आपको दिखाने वाला हूं, देखते रहना मेरे प्यारे भाई। देखिए, ईरान के मुद्दे पर तो बात करूंगा, बड़ा मैटर है, लेकिन दो स्लाइड में भारत की भी लेकर आया हूं। और इससे अगला जो आर्टिकल होगा आपको वो मिलेगा टीसीएस के जिहादी स्कैम पर, कि कैसे वहां कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपको जानना जरूरी है भारतवासी होने के नाते, देखते रहना। लेकिन उससे पहले यह बात करूंगा आपके भारतवर्ष की, कि यहां पर एक वर्ड आपको सुनाई दे रहा हो आजकल, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन, यानी बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है। और ऐसा हर सेंसस के बाद होता है, जो जनगणना होती है उसके हर बाद ऐसा होता है। लेकिन जनगणना तो 2011 के बाद हुई ही नहीं है, इसीलिए सेंसस का ये जो डिलिमिटेशन था वो 2026 तक रोक दिया गया था। सबसे पहले कब हुआ? 1952 में, उसके बाद 73 में हुआ फिर ये, और फिर इसको रोक दिया गया कि अब ये 2000 तक होगा नहीं, सन 2000 तक। और उसी समय पे 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसके थ्रू इसको 2000 तक रोका गया और फिर 2026 तक फ्रीज किया गया। अब इसकी बारी आ गई है, यानी अब फिर से परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा। और इसका सीधा उद्देश्य क्या है, हिंदी में समझिए। इसका उद्देश्य है कि यह चाहते हैं कि जैसे कोई एमपी है तो हर एमपी पर बराबर लोगों पर एमपी हो। जैसे 10 लाख लोगों का एक एमपी हो तो हर जगह 10 लाख लोगों का एक ही एमपी हो। अब इसमें क्या होगा, देखिए इस पर लड़ाई किस चीज पे चल रही है वो आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। कुछ बिल हैं जो सरकार ला रही है और उनसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। देखिएगा जरा एक बार, देखिए मेरे प्यारे भाई, जो सरकार बिल ला रही है उसमें क्या हो गया है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। कह रहे हैं कि इसको विभाजित करने का काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सरकार में जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना है, वो बढ़कर इतना हो जाएगा, और जो साउथ इंडिया है उसका इससे भी घटकर कितना हो जाएगा, इतना। क्यों हो जाएगा, समझना बात को। यह आर्टिकल समझने का है कि आप फिर न्यूज देखेंगे डिलिमिटेशन की तो समझ में नहीं आएगी, और न्यूज वाला तो समझा नहीं पाएगा, यह मैं भी जानता हूं। देखिएगा, मान लीजिए यहां ऊपर उत्तरी भारत क्या है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यह सारा क्या है, यह उत्तरी भारत है पूरा। यहां मान लीजिए 100 लोग हैं और 10 लोगों पर एक एमपी है, तो 10 लोगों पर एक एमपी है तो यहां कितने एमपी हो गए, 10 एमपी। भाई 100 लोगों पर 10 एमपी हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए यहां है, यहां साउथ इंडिया ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल रखा, यहां जनसंख्या खूब बढ़ी तो 100 लोग हो गए। इन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल रखा तो यहां 20 ही लोग हैं, तो यहां 20 लोग हैं तो यहां कितने एमपी बनेंगे, 2 एमपी, क्योंकि यहां 20 ही लोग हैं और 10 आदमी पर एक एमपी बनता है। यही लड़ाई हो रही है। वो कह रहे हैं साहब हमने अच्छा किया, जनसंख्या को कंट्रोल किया, हमने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, आप हम ही को कम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो सरकार में, और जहां जनसंख्या ज्यादा है उनको ज्यादा सीट मिल रही है तो उनका ज्यादा बहुमत होगा पार्लियामेंट में। यही है डिलिमिटेशन। तो नॉर्थ इंडिया से 10 एमपी जाएंगे तो साउथ इंडिया से कितने जाएंगे,
2, क्योंकि यहां की जनसंख्या कम है। डिलिमिटेशन जो किया जाता है वो जनगणना के बाद पॉपुलेशन के बेस पर किया जाता है कि किस इलाके में कितनी पॉपुलेशन है, कौन सा इलाका कितना बड़ा है, इससे मतलब नहीं होता। अब हो गया क्लियर? ये मुझे समझाना जरूरी था, क्योंकि देखो आम आदमी को समझ में आनी चाहिए असल में कहां दिक्कत चल रही है, क्या न्यूज चल रही है। समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना प्यारे भाई। और यही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है डिलिमिटेशन के बाद। जब दोबारा से सीटों का बंटवारा होगा तो आगे चुनाव होगा। अब आगे चुनाव होगा तो नई पार्लियामेंट बनी है, नई पार्लियामेंट बनी है तो उसमें 1200 तक एमपी बिठाने की उन्होंने पूरी व्यवस्था करी है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म उद्देश्य होगा कि भाई भविष्य में मान लो जनसंख्या बढ़ेगी। अरे शुरू में जनसंख्या कितनी थी? 42 करोड़, उसके बाद बढ़कर 70 करोड़ हो गई। फिर संजय गांधी ने कहा यह तो एक्सप्लोजन हो गया जनसंख्या का, इनकी नसबंदी करा दो, नसबंदी करा दी। अब उसके बावजूद भी जनसंख्या नहीं रुकी, क्योंकि रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ती चली गई भारत के अंदर। एक विशेष वर्ग भारत में आधी संख्या पर आ गया। अब जब जनसंख्या 150 करोड़ पहुंच गई तो फिर क्या होगा? फिर ये इतने ही एमपी थोड़ी गवर्न करते रहेंगे, इतने ही आदमी पूरी जनता को थोड़ी देखते रहेंगे। मान लो मैं हूं, 50 आदमियों को मैं देख लूंगा। अब वही 50 आदमी 5000 बन जाएं तो मैं कहां से देखूंगा? तो इनकी भी संख्या बढ़ेगी ना। क्या होगी? इनकी संख्या 850 हो जाएगी। अब लड़ाई किस बात पर चल रही है कि डिलिमिटेशन सरकार कर देगी तो यहां जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ये वाले जो इलाके होंगे इनकी संख्या 500 सीट हो जाएगी और यहां बच जाएंगी 350 सीटें। कहां? साउथ की साइड में। इस पर लड़ाई चल रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है क्या? क्यों मेरा काम है समझाना, निर्णय तो आप लोग लेंगे। भारत की जनता पावरफुल रहती है और वो डिसाइड करती है कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। भारत की जनता चाह लेती है तो इस कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है। समझ गए? अब आता हूं भाई उस न्यूज पर जिस न्यूज के लिए मैं असल में आया हूं। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। आज आर्टिकल देखिए, 2-3 दिन से आर्टिकल नहीं आया है। आपको एक खबर भी दे देता हूं। महेशन के चैनल को, क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारत प्रेमी भी हैं साथ में, तो ये कुछ लोगों को मिर्ची का काम करता है। अब महेशन का एक ही सिद्धांत है कि हम राष्ट्र के हित में खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, द ओनली सोल मोटो महेशन कैरीज इज नेशन फर्स्ट, एवरीथिंग इज नेक्स्ट। तो उसको देखते हुए कुछ लोगों को मिर्ची लगी तो महेशन के व्हाट्सएप चैनल को हैक करने का प्रयास किया गया। तो टीम के द्वारा आपको नए व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई होगी, वो डबल वेरिफिकेशन के साथ है, उसको हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है? और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अब देख लीजिए इसको। ये वो न्यूज है जहां भारत स्टेट ऑफ हॉर्मुज में होकर अपने जहाज ले जा रहा था, किसके? ऑयल के। और उन पर पहले ईरान ने बोला है कि हॉर्मुज ओपन है, ले जाइए। और जैसे ही जहाज क्रॉस करने आया उस पर फायरिंग हो गई, गोलीबारी हो गई, उसको अटैक कर दिया गया। कौन ईरान में शासन चला रहा है जानते हैं क्या? एक है ईरान में वहां की सरकार। सरकार मतलब आरागाची हो गया, वो घेबिल करके क्या नाम है उसका, वो हो गया राष्ट्रपति, ये लोग हो गए। और एक है वहां पर IRGC गार्ड कॉप्स, ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हैं। IRGC क्या है? ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स। ये लोग हैं, ये किसको रिपोर्ट करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मानते ये किसको मानते हैं? सुप्रीम लीडर। इनके लिए जो रिलीजियस सुप्रीम लीडर है धर्म का, उसको ये रिपोर्ट करते हैं। जैसे पहले खैमनी था, अब उसके बाद मुज्तबा खैमनी उसका बेटा है। इनको बीच की सरकार से लेना देना नहीं है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर अरागाची कहता है कि आप अपने जहाज ले जा सकते हैं क्योंकि हॉर्मुज ओपन है। जैसे ही जहाज आता है उस पर अटैक हो जाता है। और कौन करता है अटैक? IRGC, ईरानियन गार्ड कॉप्स। भाई IRGC आखिर चल कहां से रही है? और यही ट्रंप की भी परेशानी है कि इनको, अगर मैं लीडरशिप को खत्म कर रहा हूं तो इसको कौन गवर्न कर रहा है? ये कहां से चल रही है? इन्होंने ही भारत पर आक्रमण किया। लेकिन क्या भारत चुप बैठ गया है क्या? नहीं। देखिए भारत की तरफ से भी क्या हुआ है आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हमसे कहा गया कि आप जहाज निकालो, हम यहां से आके जहाज यहां लाए और यहां से गोलीबारी हम पर होने लग गई। फिर दूसरा जहाज यहां आया तो उस पर गोलीबारी होने लगी, हमारे दोनों टैंकर अटैक कर दिए गए, रुक गए। यहां देख लीजिए, अटैक्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इंडियाज मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स कंफर्म द स्टेटमेंट। हमारे विदेश मंत्रालय ने यह कंफर्म किया कि दोनों जहाज अटैक कर दिए गए हैं, नहीं आ पाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ? हॉर्मुज में रिवील्स विल्ड रियल पावर ऑफ ईरान। क्या हुआ यहां पर समझाऊं आपको। देखो समझना बहुत मजा आएगा। जब आप जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है मेरे प्यारे जावास। देखना क्या यहां क्या हो रहा है। पहले ईरान ने, देखिए ईरान और यूएस युद्ध से पहले यहां सब कुछ ठीक था, ना किसी की बापौती थी, ना कोई ओवर एक्टिंग करता था। लेकिन जब से यह युद्ध हुआ ईरान डायलॉगबाजी करने लगा। यहां क्या कहता है कि ये तो टोल लूंगा, ये तो मेरा इलाका है, यह फलाना है ढिमाका है।
अब वही चीज दोहराने लग गया है यूनाइटेड स्टेट का ट्रंप। कैसे? वो कह रहा है कि अब इस पर मेरा इलाका भी है और ईरान के शिप यहां पर ब्लॉक हैं, ईरान के जो शिप जा रहे थे चाइना के लिए वो ब्लॉक कर दूंगा, वो नहीं निकलने दूंगा, मैं भी यहीं खड़ा हूं। और ईरान क्या कह रहा है कि यहां यूएस और इजराइल के शिप नहीं निकलने दूंगा। तो दोनों यहां आ गए और दोनों की लड़ाई में भारत पर अटैक हो गया। समझ गए भाई? अब प्रॉब्लम यही है कि ईरान ने भारत के शिप पर अटैक क्यों किया कि जब यूएस कह रहा है कि मैंने ब्लॉक किया हुआ ईरान के जहाज नहीं जाएंगे, तो ईरान कहता है यहां से किसी के ही नहीं जाएंगे। और आईआरजीसी ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया भारत के शिप को। भारत ने क्या बोला यह भी देख लेना, वो भी आपके देखने की चीज है। ये देखिए, इंडिया समन्स ईरान एनवॉय ओवर इंसिडेंट ऑन फायरिंग एट शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हमने समन किया है जो यहां पर एम्बेसी है ईरान की। क्या कहा है? इंडिया सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ईरान सेइंग नो परमिशन इज नीडेड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडियन नेवी डिप्लॉय 7 वॉरशिप्स अंडर द ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऊर्जा सुरक्षा के अंदर हमने अपने 7 लड़ाकू जहाजी बेड़े भेज दिए वहां पर। ये बहुत हो गया अब। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि बहुत हो गया है नहीं। क्यों बता रहा हूं? देखिए, एक यहां पर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, मतलब पहले वो आर्मी में रहे हैं, मेजर गौरव आर्या करके। उन्होंने किसी नेशनल मीडिया चैनल पर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर कुछ जवाब दे दिया था। तो ईरान की एम्बेसी ने उनका भर्त्सना की है, कंडेम किया है उनको, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे ईरान से कोई प्रेम नहीं है, मैं तो चाहता हूं ये खत्म करो फटाफट मामला। सही कहा भाई उन्होंने। गलत क्या है इसमें? हर भारतवासी को टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन उनको होनी चाहिए जो तमगा ओढ़ के यहां पे बैठे हैं, उनका इलाज जरूरी है। ध्यान रखना, भारत का गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक भाषण दे चुका है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और जान दे देंगे इसके लिए, जान। तो यह पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला गया, तो यह यूं ही नहीं बोला गया होगा। यही वो आदमी है जिसने चू नहीं होने दी और धारा 370 ऐसे उड़ गई जैसे गधे की खोपड़ी से सींग उड़ जाते हैं, कोई चू नहीं कर पाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है 500 बरस बाद, कोई माई का लाल जो रोक पाया हो? आप सारी फिल्म देखना, कोई माई का लाल जो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक कर पाया हो किसी आतंकी हमले के बाद? नहीं हुआ कभी। सरकारें तो बहुत आई हैं, लेकिन अब यह अगर बोला गया है कि हम इसके लिए जान दे देंगे, और उसमें डिलिमिटेशन कमीशन में क्या आया जानते हो? देख लीजिए भाई, छूटना नहीं चाहिए आपसे मेरे प्यारे जाबाज साथी। 1 मिनट बता देता हूं, देख लीजिए चलते चलते। यहां क्या आया है? भारत की सरकार ने डिलिमिटेशन में एक बड़ी बात कही है। उसने कहा है 24 सीट, दिख रहा है आपको बोर्ड पर, 24 सीट्स हमारे किसके लिए हैं? जम्मू एंड कश्मीर पीओके। अब इस पर पाकिस्तान का भी जवाब आया है, वो आखिरी स्लाइड में लगाया हुआ है, दिखा दूंगा आपको। हमने ठोक के ताली बोल दिया है कि पीओके में हमारी सीटें हैं। अब भाई साहब बेचैनी तो होगी, इसीलिए ईरान से क्या कहा? भाईजान देखिए, आपके लिए भूखा, नंगा, भिखारी, कर्जदार सब कुछ बनकर मैं दिन रात भाग रहा हूं कि आपकी खाल ना उतरे, आपकी खाल बच जाए इजराइल से, इसलिए शांति वार्ता में लगा हुआ हूं। आप इतना तो कर दीजिए, एक जहाज पर गोली तो चला दीजिए भारत के तल्ले, गोली चलवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, भारत गोलियां भी झेल लेगा, टेंशन मत लेना। यहां देखिए, भारत ने यह मैसेज स्ट्रांग दे दिया है कि हमने 7 जो वॉरशिप है वो भेज दिए ऑपरेशन ऊर्जा के अंदर। अब देखिए यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज फर्स्ट ओपन देन क्लोज। सबसे पहले क्या हुआ? भारत के जहाजों को बुलाया गया। एक ट्वीट आता है ट्विटर पर, एक्स पर, और अरागाची कहता है कि आप जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हॉर्मुज ओपन है, चले जाइए। उसके जस्ट बाद क्या होता है? ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैज सेड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड अगेन। जैसे ही हमारे जहाज बीच में पहुंचे, कह रहा है ये तो बंद है, धा 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 गोली चला दी। तुमको मजा तो चखाएंगे। देख लीजिए मेरे भाई। और क्या कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर का वॉल्यूशन कर दिया, इसलिए तुरंत हॉर्मुज हमने क्लोज कर दी। तुम्हारे बाप का मैदान बन गया है क्या हॉर्मुज कि हमने क्लोज कर दी, हमने ओपन कर दी, हमने क्लोज कर दी? यह चाह रहा है कि हिंदुस्तान और बाकी के देश इतने परेशान हो जाएं कि यूएसए पर दबाव बनाएं कि भाई तूने ये जो लड़ाई इकट्ठी करी है, या तो इसे खत्म कर या तो पीछे हट। और पीछे हट गया तो ईरान खुद को बादशाह जीता हुआ घोषित कर देगा, और आगे बढ़ा तो उसका नुकसान है क्योंकि वो बर्बाद हो रहा है। तो दोनों परिस्थिति में वो फंस गया है। इस स्थिति को लाना चाहता है कौन? ईरान। समझ के चलना, खेल बहुत फंसा हुआ है ये। इफ दे मेक स्लाइटेस्ट मिस्टेक विल रेस्पॉन्ड विद द फुल फोर्स। दोबारा से बोलने लगा है ईरान कि अगर कोई छोटी सी भी गलती उनसे होती है तो पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देंगे। हम तैयार बैठे, हम रेडी हैं, वी आर रेडी। देख लीजिए, ईरान इश्यूड अ शार्प वार्निंग अगेंस्ट एनी एस्केलेशन, सेइंग ईरान वुड रेस्पॉन्ड डिसाइसिवली ऑन एनी प्रोवोकेशन। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड इफ दे make the slightest mistake, we will respond with full force. Ghalibaf said, signaling a hardline stance even as ceasefire report efforts remain again.
कह रहा है कि कोई भी हल्की सी भी प्रोवोकेशन, उकसावा होता है तो फुल फोर्स के साथ जवाब देंगे, तैयार बैठे हुए हैं, बहुत दिन का टाइम मिल गया है, 47 होंगे ना, इसलिए यहां देख लीजिए मेरे भाई, वी फॉट इन एसिमेट्रिक वॉर सच एज वे दैट विद आवर ओन डिजाइन एंड प्रिपेयर्डनेस। कह रहा है हमने इस युद्ध को अपनी 30 साल की तैयारी, अपनी डिजाइन के हिसाब से लड़ा हुआ है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, और यूएस पर हमसे अच्छे हथियार, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, हमसे ज्यादा फोर्स है, पावर है, लेकिन वो इसमें हमारी डिजाइन के अनुसार लड़ नहीं पाएगा। ऐसा ओपनली बोल रही है ईरान, लड़ नहीं पाएगा चाहे जितनी ताकत से आ जा। यहां देखिए, इज दिस द टाइम टू रशिया वर्सेस यूएसए? क्यों? क्योंकि रशिया ने यूएसए की पूरी चीज का उल्लंघन कर दिया है। 1 लाख टन तेल लेके चला गया, कहां से? क्यूबा से। वही क्यूबा 1962 क्यूबन क्राइसिस, जहां रशिया ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल रख दिया था कि ज्यादा 3-5 हुई तो बगल से ही ठोक दूंगा। क्यूबा अमेरिका के बगल में है, समझ गए मेरे भाई? तो नीचे से तुरंत ठोक देगा अमेरिका को, इसलिए वहां रख दी थी। तभी से यह कोल्ड वॉर चला था, जिसको शीत युद्ध कहते हैं, और आज भी एक शीत युद्ध की स्थिति है, जहां पर यूएस, चाइना और रशिया तीनों अपनी पावर के लिए अंदर ही अंदर एक दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और आपस में लड़वा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर, के सामने खुलकर ना आना, पीछे से सपोर्ट करना। जैसे यूएस के खिलाफ कोल्ड वॉर में रशिया चाइना शामिल है, समझ गए? ये इस तरीके से। तो अब ये वाली प्रॉब्लम है कि 1 लाख टन शिप लेकर गया, लेकिन रशिया हमारे लिए क्या बोल रहा है? आपने देखा था स्टेटमेंट, उसने कहा है कोई भी दिक्कत हो, कोई भी XYZ, ऐसा नहीं है केवल तेल ही तेल की तेल, कोई भी दिक्कत हो हम खड़े हैं, हम भारत का अंतिम सांस तक साथ देंगे, रशिया का स्टेटमेंट है। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि रशिया ईरान के संबंध अच्छे हैं और ईरान से पाकिस्तान के संबंध हैं, इसलिए पाकिस्तान अभी बच रहा है। लेकिन डिलिमिटेशन में जो 24 सीट आई हैं, उसका पाकिस्तान ने घोर विरोध किया है, और हमने एक तरह से ऐलान कर दिया है, यह सीट डिसाइड करके कि पीओके लेने का समय आ गया है। हमने यह डिसाइड कर दिया है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, भारत और रशिया में 3000 सैनिक यहां, 3000 सैनिक हमारे वहां और इसके यहां, ऐसे होगा। 5 वॉरशिप और 10 एयरक्राफ्ट, 5 वॉरशिप इसके हमारे यहां, 5 वॉरशिप हमारे इसके यहां, और 10 एयरक्राफ्ट इसके हमारे यहां, और 10 एयरक्राफ्ट हमारे इसके यहां, ऐसे ये रहेंगे। ये डील हुई है और ये 5 साल तक रहेंगे, ध्यान रखना। और आगे अगर ये काम ठीक चलता है तो ये 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो हमको बहुत कुछ बताती है। जैसे अभी जो मैथ्यू बेंडेक पकड़ा गया था मणिपुर में, जो प्रधानमंत्री की हत्या के लिए आया था, अब उस पर चला नहीं जा रहा है। लोग कहते हैं मैथ्यू बेंडेक कहां है? मैथ्यू बेंडेक तो NIA की पराठा वाली किचन में बैठा है, व्हील चेयर पर चलता है, बोल नहीं पाता, कह रहा है बताऊंगा नहीं। अरे बेटा, तेरा तो अब्बा भी बताएगा, टेंशन मत लेना, अभी रिमांड तेरी खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना। व्हाट इज इनसाइड? इनसाइड क्या है? इनसाइड है ये हमारे आपसी के रिलेशन है, हमारे सैनिक वहां जाएंगे, इनके सैनिक यहां आएंगे, दोनों की आपस में म्यूचुअल सिक्योरिटी के लिए ये हमारा क्या है? एक एग्रीमेंट है 5 साल के लिए, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, IMF ने भीख का ऐलान कर दिया है, $1.2 अरब बेल आउट फंड देने की घोषणा की है। चमचागिरी का फल मिल गया ट्रंप की का। आप कहेंगे पाकिस्तान तो पैसे वाला हो गया, तक इतनी जल्दी भिखारी पैसे वाला नहीं होता है। अगर एकदम से उसको पैसा मिल जाए वो पैसे वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर कर्जा ही बहुत होगा। देखिए ना, $2 बिलियन इसने लिया कहां से? इसने लिया सऊदी अरब से, और वो दे दिया किसको? UAE को, क्योंकि उसका $3.5 बिलियन का कर्जा है। अब ये $1.2 अरब यहां से ले रहा है, तो इसमें से क्या चुकाएगा? UAE का कर्ज चुकाएगा यार। पहले अपनी थाली में आज भी रोटी नहीं है, ध्यान रखना इस स्कीम में। तो यह हकीकत बात है कि सिर्फ इसको कर्जा चुकाने का पैसा मिल गया, क्योंकि UAE ने दबाव बनाया है, और वो भी किसकी वजह से? ट्रंप की चमचागिरी की वजह से, इसलिए ये उसको छोड़ते नहीं है, ध्यान रखना। ये देखिए, इंडिया टू हाईलाइट पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म एट US एग्जीबिशन मेकिंग पहलगाम अटैक एनिवर्सरी। पहलगाम अटैक की एनिवर्सरी है 19 तारीख। और देख लेना मेरे प्यारे जाबाज साथियों, ये गृह मंत्री वहीं गए हुए हैं। पाकिस्तान ने POK प्रोविजन इन इंडिया डिलिमिटेशन बिल प्रोवोकेटिव कहा है कि यह भड़काऊ है, जो इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के POK में अपनी सीटें बता दी हैं। वो इलाका है हमारा उल्लू के पट्टे। पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारतवर्ष, समझ गया? और इसका कोई भी अब्बा अम्मी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसका समय आ गया। देखिए, एक बात आपको पता है, किसी भी बड़ी चीज को करना होता है तो पहले उसके लिए फील्डिंग लगानी पड़ती है। तो यह डिलिमिटेशन का इंतजार हो रहा था। अचानक से कैसे लेंगे? क्योंकि वहां भी तो वही लोग हैं, और भारत में तो ऑलरेडी 0.5 फ्रंट है, और एकदम से अचानक से ले लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी।
तो इस वजह से पहले पूरे तौर तरीके से सरकार के साथ गाजे बाजे के साथ डिलिमिटेशन हुआ है और इलाका हमने बता दिया ये हमारा है, यहां यहां हमारी सीटें जाएंगी। अब पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चीन के कान में खुल जाने चाहिए। वहां से सी पैक का रोड निकल रहा है और उसको बहुत पहले भारत सरकार बोल चुकी है कि सी पैक निकाल, चाहे चाइना पैक निकाल, चाहे चिंगपोंग पैक निकालना अपनी रिस्क पे, क्योंकि भारत ठोकेगा। वो हमारा इलाका है, अगर तुम वहां पर रोड बना रहे हो तो वो तुम्हारी गलती। देख लीजिए, ये पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान पीओके में ये जो बता रहे हैं कि हमारी टेरिटरी है, ये बहुत इलीगल है। इंडिया का यहां पर कोई स्टांस नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है नंगा चौधरी। यहां देखिए, टर्मिंग द मूव प्रोवोकेटिव, द स्पोक्सपर्सन सेड दैट सच एक्शंस प्रोवोकेटिव, इररेस्पॉन्सिबल एंड क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये नेहरू जी ने इसको इंटरनेशनल लॉ में लेवा लिया था। अब ये क्या समझ रहा है? जैसे हमने उस टाइम दबा लिया था, अभी भी दबा लेंगे। ये तो वायलेशन कर रहा है भारत इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल लॉ इज माय फुट। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ होता, अगर वो काम कर रहा होता तो तू भारत में यहां बम विस्फोट करवाता, पहलगाम कर लेता। इंटरनेशनल लॉ काम कर रहा होता तो तुम्हारे किसी आतंकवादी को यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं बता पा रहा है, क्या करेगा इंटरनेशनल लॉ? व्हाट द हेल इंटरनेशनल लॉ? यहां देखिए, द शार्प रिएक्शन इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग रेटोरिक अटेम्प्ट्स जम्मू एंड कश्मीर एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिड इंटरनेशनलाइजेशन द इशू। जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाकर इसको अंतरराष्ट्रीय कानून के अंदर लाना चाहता है। अब नहीं चलेगा, ये बहुत चल गया बेटा पुराने टाइम पे। ये देखिए, 3 मेन पॉइंट दिखा देता हूं। पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडिया डिलिमिटेशन बिल ऑन पीओके, कि नहीं जी ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में इसका मामला चला हुआ है और भारत ने ऐसे कैसे कह दिया कि ये हमारा इलाका है, यहां डिलिमिटेशन बिल होगा, यहां सीटें आएंगी भारत की। सब ये अनपढ़ है गंवार। इंडिया रिटेरिएट्स पीओके एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। यस, एब्सोल्युटली, इंडिया रिटेरिएट्स जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट। यस, एग्जैक्टली। 24 असेंबली सीट्स इन जम्मू कश्मीर रिमेन रिजर्व्ड फॉर पीओके टेरिटरीज। 24 असेंबली सीट्स रिजर्व्ड फॉर पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हमारी सीटें रिजर्व हैं। जैसे ही उसको ले लेंगे, यहां पर हमारे एमपी हो जाएंगे, भारतवर्ष की संसद में बैठेंगे। बताइए आपको आर्टिकल कैसा लगा? अगर आपको लगता हो कुछ छूट गया है तो इसके मुंह पर चप्पल मार देना, ठीक है? ये फिर कुछ बोलेगा, मैं इधर फिर से आपको पूरा का पूरा ब्यौरेवार बता दूंगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके। फिर मिलता हूं। टीसीएस वाला आर्टिकल देखना मत भूलना, बहुत बहुत तगड़ा उसमें खेल खोला गया है और सुप्रीम कोर्ट में बात जा चुकी है। मैं आपको बताऊंगा वहां चल क्या रहा था। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।